सबसे बेसिक उस चीज़ के बारे में चर्चा करूंगा जो सबसे ज़्यादा यूज होता है हमारे फिजिक्स में। तो फिजिक्स में सबसे ज़्यादा जो चीज़ यूज होने वाली है उसका नाम हम लोग बोलते हैं बेटा डिफरेंशिएशन। आपने नाम सुना होगा। डिफरेंशिएशन से पहले कुछ बात मैं आपसे करना चाहता हूं, समझिएगा। एक होता है सिस्टम। ये सिस्टम क्या है आप समझ लेंगे। यहां पे एक बात होती है इनपुट की और दूसरा होता है आउटपुट का, और ये आपका हो गया सिस्टम। मतलब बेसिकली आप बोलते हो, अगर मैं ऐसा लिखता हूं y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, मतलब y के अंदर जो बदलाव होगा वो x की वजह से होगा। मतलब x बदल देने पे y ऑटोमेटिक बदल जाएगा। अब इस बात को समझिए। यहां पे मैं बोल सकता हूं, अगर सपोज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, अब कोई बच्चा x की वैल्यू अगर 0 पुट करेगा तो आप खुद बताइए y की वैल्यू आपको कितनी मिली? 0। अगर किसी बच्चे ने x की वैल्यू 1 पुट की तो y की वैल्यूज उसको मिल जाएगी 1 का स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट 1। अगर किसी बच्चे ने x की जगह पे 2 वैल्यू पुट किया तो y की वैल्यू 2 का स्क्वायर उसको मिल जाएगा 4। मतलब यहाँ पे एक बात आपको समझ में आ रही है कि अगर मैं इनपुट आउटपुट के टर्म में सोचूं तो x मेरा इनपुट हो गया और y मेरा आउटपुट हो गया, और जो फंक्शन ऑफ x है, ये सिस्टम जो मेरा हुआ वो x का स्क्वायर हुआ। जैसा जैसा इनपुट बदलता जाऊंगा वैसा वैसा आउटपुट बदलता जाएगा। और ये बड़ी ही फिलोसफिकल बातें हैं। मतलब बोला जाता है ना कि आप अपनी थॉट बदलो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। फैक्ट यही है, सारा सिस्टम इस पे काम करता है। आप इनपुट को बदलो, अगर आप इनपुट को चेंज करते हो तो आउटपुट में बदलाव आ जाता है। तो आपको जो एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिखता है, इसको टेक्निकली हम लोग बोलते हैं फंक्शन। फंक्शन का मतलब हमारा सिस्टम डिफाइंड हुआ, उसके रिस्पेक्ट में, मतलब x के बदलने की वजह से y में करस्पॉन्डिंग चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। मतलब y का बदलाव हमेशा डिपेंड करेगा x के ऊपर। x बदलोगे तो y भी बदल जाएगा। इसलिए इसको बोला जाता है y इज फंक्शन ऑफ x। मतलब y के अंदर का बदलाव किसकी वजह से होगा? x की वजह से। ठीक है, तो ये बात मुझे समझ में आ गई कि एक टर्म हमने डिफाइंड किया फंक्शन। अब इसको आप नॉर्मल अपने डे टू डे लाइफ में एग्जाम्पल के तौर पे समझें तो आप बोलेंगे सर क्या है। आपने अभी गन्ने का मौसम है तो आप देखे होंगे, यहाँ पे आप क्या करते हो, शुगर कैन इंसर्ट करते हो और यहाँ पे आपको क्या आता है, शुगर कैन का जूस मिल जाता है। ये सिस्टम आपका क्या है, जो रोड पे आप देख लेंगे आपको दिख जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे मैंने इनपुट दिया और यहाँ पे मुझे कुछ आउटपुट मिला। टेक्निकली अगर करोगे तो इनपुट आउटपुट में समझो हम लोग क्या कर रहे हैं। सिंपल एग्जांपल में लाउड स्पीकर का ले लूँ। अगर लाउड स्पीकर के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि ये मेरा सपोज लाउड स्पीकर है, तो यहाँ पे क्या करते हो, आप इनपुट देते हो, इनपुट साउंड देते हो, और यहाँ पे आपका वही साउंड एम्पलीफाई होकर के बड़ा होकर के दिख जाता है। मतलब जो आप धीरे से बोलते हो उसको ये क्या कर देता है, लाउड कर देता है। तो इनपुट आपने दिया, उसके अकॉर्डिंगली आपको आउटपुट मिला। तो ये मेरा हो गया, जो ये है सिस्टम, ये मेरा क्या हो गया, सिस्टम हो गया। तो वैसे ही फंक्शन को एक सिस्टम के तौर पे समझा जा सकता है, जिसमें एक इनपुट होगा और एक आउटपुट होगा। इनपुट जैसे जैसे आप बदलेंगे अकॉर्डिंगली आपका आउटपुट भी बदल जाएगा। ये बात हम लोग कर रहे हैं फंक्शन की। मतलब कहीं भी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिखे तो आपको समझ में बात आ गई कि x का बदलाव जो है वो y में करस्पॉन्डिंग चेंज देगा। करस्पॉन्डिंग चेंज का मतलब हुआ x में जैसा बदलाव हुआ वैसा ही सिमिलर बदलाव आपको फंक्शन के हिसाब से y में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बात हम लोगों को समझ में आ गई। बट आज जो हम लोग सीखने वाले हैं फंक्शन के अलावा, कि ठीक है फंक्शन हमें समझ में आई, फंक्शन के आगे हम क्या समझते हैं।
तो एक टर्म जनरली हम लोग यूज करते हैं डिफरेंशिएशन का। अगर इसके हिस्ट्री पे जाएं तो इसमें दो लोगों का बहुत ज़्यादा योगदान है। एक हैं न्यूटन साहब, जिनका नाम आप लोगों को मालूम है, और दूसरे हैं इन्हीं के स्टूडेंट्स थे लेबनिज। तो न्यूटन और लेबनिज का बहुत ज़्यादा इसमें क्रेडिट जाती है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन के लिए, बेसिकली कैलकुलस के डेवलपमेंट के लिए। अब यहाँ पे मैं बात करूँगा डिफरेंशिएशन से पहले कुछ चेंजेज की, डिफरेंशिएशन बेसिक वे में कैसे डिफाइंड होता है। अब यहाँ पे मैं एक टर्म लिखता हूँ जिसका नाम है एवरेज रेट ऑफ चेंज। ये क्या बोलता है समझिएगा, एवरेज रेट ऑफ चेंज। ये क्या बोलता है, इस शब्द का मतलब समझिएगा। एवरेज रेट ऑफ चेंज का मतलब हुआ बिगर चेंज, ऐसा बदलाव जो कैलकुलेट किया जा सके, जिसकी काउंटिंग हो। एक एग्जांपल से आपको ये बातें समझा रहा हूं। सपोज कीजिए ये मेरा वाई एक्सिस है, ये देखिए ये मेरा एक्स एक्सिस है। अगर मैं बोलूं कि ये वाई एक्सिस हमने लिख दिया, ये हमने एक्स एक्सिस, ये जहां पे दोनों ज्वाइंट होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। अब मार्कर यहां पे चेंज करता हूं। सपोज ये मेरी कोई एक लाइन है, ये ग्राफ मुझे दिया हुआ है। इस ग्राफ पे दो पॉइंट मैं कैलकुलेट लिख रहा हूं। एक पॉइंट को नाम दे दिया ए और दूसरे पॉइंट का नाम दे दिया यहाँ पे बी। कुछ बातें आसान तरीके से आपसे पूछ रहा हूं। अगर कोई आपसे पूछे कि इस ओरिजिन ओ से मैं ए पे कैसे जाऊंगा, तो आप क्या बताएंगे? आप बोलेंगे कि एक्स के डायरेक्शन में आप कुछ दूरी चल दीजिए और उस दूरी का नाम दे दीजिए। ये आपका हो गया, यहाँ पे लिखता हूँ x1। मतलब मैं x के डायरेक्शन में x1 दूरी चला। फिर मैं अगर y के डायरेक्शन में ये वाला पॉइंट अगर मैं बोलूँ कि ये दूरी मेरी y1 है, तो मैं ऑटोमेटिक a पे पहुँच जाऊँगा। इसी ओरिजिन से a तक पहुँचने वाली बात का ही नाम हम लोग कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट करते हैं। सो a का कोऑर्डिनेट हो गया x1, y1। बेटा इसको ऐसे x1, y1, मतलब यहाँ पे बड़ा सा लिख देते हैं। a का मेरा आ गया कोऑर्डिनेट। सेम वे में अगर आपसे कोई बोले कि सर ठीक है आप a पे तो चले गए, अगर मुझे ओरिजिन से b पे जाना होता तो क्या करता? मैं बोलता कि ओरिजिन से मैं इस पॉइंट को x2 बोल रहा हूँ, मतलब ओरिजिन से ये दूरी x2 है, तो मैं x डायरेक्शन में x2 गया, फिर यहाँ से मैं सीधे वर्टिकली जाने लगा, और अगर ये दूरी मेरी y2 हो गई, ये दूरी y2 हो गई, ये वाली दूरी मेरी कितनी थी? y1 थी। तो b का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2, y2। तो कोऑर्डिनेट लेना इसमें आप सीख गए कि अगर किसी ग्राफ पे दो पॉइंट दिए गए हैं तो उनके कोऑर्डिनेट कैसे लिए जाए। कोऑर्डिनेट का सिंपल मतलब है ओरिजिन से उस पॉइंट तक कैसे पहुंचा जाए, उसी का नाम बेटा है कोऑर्डिनेट। तो यहाँ से आप x1 गए, यहाँ आप y1 गए, सो इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 हो गया। यहाँ पे आप ओरिजिन से x2 दूरी गए, यहाँ से फिर आप y2 दूरी गए, तो b का कोऑर्डिनेट x2, y2 हो गया। अब अगर कोई बोले आपसे कि आप ऐसा बताइए मुझे, आप जब x1 से x2 में गए तो ये कितने का बदलाव हुआ? मतलब अगर मैं इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को बोलूं, बदलाव मतलब डेल्टा x बोला जाता है, तो ये दूरी मेरी होगी डेल्टा x। आप ग्राफ से देख सकते हैं कि डेल्टा x को अगर मैं चाहूं तो मैथमेटिकली लिख सकता हूं x2 माइनस x1, क्योंकि ओरिजिन से ये वाली दूरी, रेड मार्कर कर देता हूं, ये पूरी दूरी x2 है। अगर उसमें से
ये वाली दूरी माइनस कर लूँगा तो ऑटोमेटिक मुझे ये डेल्टा एक्स मिल जाएगा। सो डेल्टा एक्स की वैल्यूज हुई x2 माइनस x1। और इसी चेंज को हमने बोला कि x2 माइनस x1 को मेजर किया जा सकता है, इस दूरी को मेजर करना पॉसिबल है, इसलिए इस चेंज का नाम हमने रखा बिगर चेंज। मतलब ऐसा बदलाव जो आप मेजर कर सको। ठीक है, अब सुनिएगा। अगर मैं बोलूं अब कि अगर कोई बच्चा y में बदलाव को देखना चाहता है, मतलब वो चाह रहा है कि यहाँ से जो ये पॉइंट है और यहाँ से जो ये पॉइंट है, अब अगर मैं वर्टिकल इसकी बात करूं कि ये कितना होगा तो कैसे कैलकुलेट करूंगा, आप खुद से बता दूं। इसका नाम अगर मैं इसके बीच के डिस्टेंस को मैंने सपोज डेल्टा वाई बोला, तो डेल्टा वाई का मतलब चेंज इन वाई। यहाँ से दूरी y2 है, यहाँ से दूरी y1 है, तो मैं बोल पाऊंगा ये हो जाएगा y2 माइनस y1। मतलब हमने क्या किया, हमने एक ग्राफ था, उस पे दो पॉइंट लिए a और b, दोनों पॉइंट्स के हमने कोऑर्डिनेट डिफाइंड कर दिए कि हमारा कोऑर्डिनेट क्या होगा, और फिर हमने देखा कि x में कितना बदलाव है और y में कितना बदलाव है। अब यहाँ पे एक टर्म बोला जाता है जिसका नाम है सीकेंट। सुनिएगा ध्यान से। अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरा एक सपोज ग्राफ है, और इस ग्राफ में अगर किसी लाइन, ये एक पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, इन दोनों पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करता हुआ एक लाइन ड्रॉ कर दूं, तो इस लाइन को टेक्निकली बोला जाता है सीकेंट। सुनिएगा ध्यान से। मतलब इस लाइन को हमने बोला, अगर कोई लाइन किसी ग्राफ को दो पोर्शन पे कट कर रही है तो इसका नाम हो गया सीकेंट। अगर मैं इस बार बोलूं कि मैं A और B को ज्वाइन करना चाह रहा हूं, तो आप खुद से बताइए क्या वो लाइन मैं कोशिश कर रहा हूं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने की, कोशिश कर रहा हूं। देखिए लगभग हमने ड्रॉ कर लिया, ये हमारी हो गई स्ट्रेट लाइन। अगर मैं बोलूं कि ये मेरी स्ट्रेट लाइन है, जो अप्रॉक्स स्ट्रेट लाइन दिख रही है, तो अब ये दो पोर्शन पे कट कर रही है, एक ए पे और दूसरा कट कर रही है बी पे, तो इस लाइन का नाम हम लोग दे देंगे बेटा सीकेंट, इसको बोलेंगे। अब मैं आपसे पूछूं कि अगर ये वाली जो लाइन है, इसके स्लोप के बारे में आप बताइए क्या होगा। तो स्लोप जो होता है ये होता है tan थीटा। ध्यान दीजिएगा, हॉरिजॉन्टल से ये एंगल हो गया थीटा। अगर मैं आपसे बोलूं कि tan थीटा इस लाइन के लिए, इस सेकेंड के लिए कितना होगा, तो tan थीटा ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग पढ़ चुके हैं। ये पॉइंट ए है, ये बी है, इस पॉइंट को अगर मैं सी लूं तो आप सब लोग बताएंगे tan थीटा क्या होगा। क्या tan थीटा को मैं बी सी अपॉन ए सी लिख पाऊंगा क्या? अब tan थीटा आ गया बी सी अपॉन ए सी, तो आप खुद से बता दें बी सी जो डिस्टेंस है उसको मैं डायरेक्टली लिख दूंगा डेल्टा वाई, और जो ए सी डिस्टेंस है इसी को हमने डेल्टा एक्स बोला हुआ है, तो tan थीटा आ गया डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। इसको और अच्छे से आप लिखना चाहेंगे तो यहाँ tan थीटा आपका हो गया डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, और डेल्टा वाई की वैल्यूज आ चुकी है वो y2 माइनस y1, और डेल्टा एक्स है x2 माइनस x1। मतलब आपको ये बात समझी कि पहले हमने एक कर्व लिया, उस कर्व पे दो पॉइंट लिए, दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखा, फिर हमने x में जो बदलाव था और y में जो बदलाव था उसको डिनोट किया, फिर हमने एक सेकेंड ड्रॉ किया। सेकेंड किसको बोलते हैं? किसी कर्व पे ऐसी स्ट्रेट लाइन जो दो डिफरेंट बिंदुओं को कट करे, उसे हम लोग बोलते हैं सीकेंट। अब सीकेंट हमने ड्रॉ किया, सीकेंट का स्लोप निकालने की कोशिश की तो पाया कि ये एंगल थीटा है, और स्लोप जो होता है वो tan थीटा होता है। tan थीटा अप्लाई करके मेरे पास फॉर्मूला आ गया यहाँ से
tan थीटा इज इक्वल टू, इसको कई बुक में आप देखेंगे स्लोप को m से भी डिनोट किया जाएगा, तो m की वैल्यूज हो जाएगी tan थीटा जो कि स्लोप बताएगा सेकेंड का, और यहाँ से m की वैल्यूज आ गई डेल्टा y अपॉन डेल्टा x या y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। एक बात और समझेंगे, अगर मैं बोलता कि यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस y के बजाय कुछ और हो जाती और हॉरिजॉन्टल एक्सिस x के बजाय कुछ और हो जाती, तो मैं बोल सकता था डेल्टा, डेल्टा मतलब चेंज इन वर्टिकल एक्सिस अपॉन चेंज इन हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इस फॉर्मूले से एडवांटेज है कि y और x में आप कुछ भी बदलाव कर दें, मैं tan थीटा बता पाऊंगा। तो हमें समझा कि अगर मैं स्लोप ऑफ सेकेंड की बात करूं तो ये tan थीटा बेसिकली क्या है, यहां लिखता हूं स्लोप ऑफ सेकेंड, सेकेंड का नाम दे दो AB। ये जो AB लाइन है स्ट्रेट रेखा, स्लोप ऑफ सेकेंड जो हो गया हमारा वो कितना हो गया, AB हो गया, और वो हो जाएगा tan थीटा के बराबर। और tan थीटा की वैल्यूज, इतनी सारी वैल्यूज आप कर सकते हो। तो इस तरीके की चीज़ों को हम लोग बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज, मतलब एवरेज क्वांटिटी जब डिफाइंड करनी हो तो ये हमारा अप्रोच होता है। मतलब स्मॉल चेंज इन द y अपॉन स्मॉल चेंज इन द x, इसका रेशियो जो होता है वो होता है स्लोप ऑफ द सेकेंड। इसको बिगर चेंज इसलिए बोला क्योंकि इसको काउंट करना पॉसिबल है। ठीक है, तो हमें इतनी बातें समझ में आ गई। अब एक बात और, ये सेकेंड जो 2 पॉइंट पे कट कर रहा था, सपोज कर लो यहाँ पे कोई दूसरा पॉइंट D है, अगर इस सेकेंड को मैं शिफ्ट करता हुआ इस तरीके से लाऊं कि केवल इस कर्व के एक पॉइंट को कट कर जाए, तो अब ये सेकेंड बन जाता है बाबू टेंजेंट। याद रखिएगा, मतलब टेंजेंट और सेकेंड का फर्क आपको यहाँ समझा कि अगर ग्राफ में किसी एक पॉइंट को कट करे चीजें तो उसको हम लोग बोलेंगे टेंजेंट, और अगर ग्राफ में किसी 2 पॉइंट को कट करे तो उसे हम बोलेंगे सेकेंड। समझ में आ रही हैं बातें? अब किस तरीके से हम लोगों ने एक एवरेज के बारे में बात किया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। हो गया? यस सर। मतलब अभी हम लोगों का पोर्शन शुरू हुआ था किसका, एवरेज रेट ऑफ चेंज का, जिसकी हमने चर्चा अभी की कि एवरेज रेट ऑफ चेंज हमारा क्या होगा। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज के बारे में हमने बताया कि इस तरीके की ये चीज़ें हमारी होने वाली है। अब यहाँ से हमने सीखा स्लोप ऑफ सेकेंड AB की वैल्यूज कितनी होगी। अब जब आप बात कर रहे हो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x की, तो यहाँ पे एक बात और ध्यान करने वाली है कि ये जो मेरा एवरेज रेट है, एवरेज का मतलब होता है ओवर द स्पैन, ओवर द इंटरवल। आप समझिएगा, आप पूरे फिजिक्स में कई जगह पे हम लोगों को एवरेज क्वांटिटी के बारे में चर्चा करनी पड़ेगी और कई जगह पे इंस्टेंटेनियस की बात करनी पड़ेगी। एवरेज का बेसिक एग्जांपल आपको देता हूँ। क्रिकेट आप सब लोगों ने देखा होगा, क्रिकेट में अगर 50 ओवर हो रहे हैं और 50 ओवर में 200 रन बनाए गए, तो आप एवरेज रन रेट क्या बोलते हो? आप सिंपल बोल देंगे कि एवरेज जो रन रेट हुआ वो कितना हो गया, 200 रन डिवाइडेड बाई 50 ओवर। ये 50 है, ओवर ऐसा ब्रैकेट में लिखता हूं, आपने बोल दिया कितना, 4, मतलब 4 रन हर ओवर में बना होगा। ये एवरेज रन रेट है। समझ में आ रही बात? इसीलिए बोला जाता है एवरेज क्वांटिटी एग्जैक्ट नहीं हुआ करती है। आपको एक बोला जाता है ना भाषा में कि मोटा मोटी एक आइडिया देती है। ठीक है, मतलब एवरेज किसी भी चीज़ के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हो। हम लोग एवरेज स्पीड निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन की बात करते हैं, एवरेज पावर की बात करेंगे, एवरेज करंट की बात करेंगे। तो इतनी सारी चीज़ें हमें फिजिक्स में एवरेज को लेकर के सॉल्व करनी होगी। तो आप आज ही समझ लो कि एवरेज क्या है। एवरेज का मतलब ओवर द स्पैन। अब सपोज कर लो आज ही के क्लास में हम लोग जितने लोग हैं, हो सकता है कोई आपसे पूछे कि हम लोगों का एवरेज मास क्या होगा।
तो हम लोग क्या करेंगे, जितने लोग आज प्रेजेंट हैं सबका मास काउंट करेंगे, किसी का 50 किलो, किसी का 100 किलो, किसी का 80 किलो, किसी का 40 किलो, सबके मास को हमने जोड़ दिया और फिर जितने लोग मौजूद हैं उससे मैं डिवाइड कर दूं तो मुझे एवरेज मास ऑफ द क्लासरूम मिल जाएगा कि एवरेज क्या है। सेम वे में बहुत दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हो, अगर हम बोलें कि एवरेज हाइट क्या है, जैसे इंडियन की हाइट जो मेल है उनकी बोली जाती है 5.6, ठीक है। तो अब एवरेज कैसे कैलकुलेट हुआ, 100 लोगों को इकट्ठा कर दिया गया, 100 लोगों की हाइट ले ली गई, अब उसको डिवाइड कर दिया गया 100 से, तो एक एवरेज हाइट हमको मिल गई। मेडिकल के फील्ड में एग्जांपल देता हूँ, जो आप लोग बोलते हो कि ब्लड प्रेशर की बात करते हैं 80/120 होना चाहिए, या पल्स रेट की बात करते हैं 72 1 मिनट्स में होने चाहिए। आप ये सारी क्वांटिटीज बाबू एवरेज क्वांटिटी है। क्या किया गया, 10,000 लोगों को ले लिया गया सैंपल के लिए, सबके बीपी को मेजर किए गए और फिर उनको डिवाइड कर दिया गया 10,000 से और बोल दिया गया ये अगर रहेगा तो एवरेज है, इससे ऊपर जाएगा तो आप हाई बोल दोगे, कम जाएगा तो लो बोल देते। मतलब एवरेज किसी भी चीज़ के लिए डिफाइंड हो सकता है, एवरेज मास, एवरेज हाइट, ठीक है, एवरेज फोर्स, ठीक है, कोई भी चीज़, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फिर आप बात करेंगे पावर, तमाम एग्जांपल आपको एवरेज क्वांटिटीज़ की मिल जाएंगी और अपने डे टू डे लाइफ में भी आपको मिल जाएंगे। सपोज आज आप जा करके एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आपके घर में अगर 5 मेंबर हैं तो पांचों मेंबर की हाइट आपने मेजर कर ली। अब क्या होगा, पांचों मेंबर की हाइट आपने मेजर कर ली, डिवाइड बाई आपने कर दिया 5, आपको आपके घर के मेंबर्स की एवरेज हाइट मिल गई, एवरेज मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तरीका होता है एवरेज को निकालने का, ठीक है। तो रन रेट के लिए मतलब किसी भी चीज़ के लिए आप कर सकते हो, मेरा बस समझाना था कि एवरेज क्वांटिटी जब मैं बोलूँ तो आप समझ लो कि एवरेज का मतलब क्या होता है। समझ में आई बातें, यहां तक में किसी बच्चे को कोई परेशानी तो बताओ, यस नो बोलना पड़ेगा। नो सर। ओके, अब देखो, अब इस एवरेज का मैं एग्जांपल लेता हूं फिजिक्स में। अगर इस वाई एक्सिस को सपोज मैंने डिस्टेंस लिख दिया होता, सपोज, और इस एक्स एक्सिस को सपोज मैं टाइम लिख दिया होता, तो आप बताओ इस बार पहले एग्जांपल में अगर वाई एक्सिस मेरा डिस्टेंस हो गया और हॉरिजॉन्टल एक्सिस मेरा टाइम हो गया, तो आपसे मैं पूछ रहा हूँ इस बार एवरेज आपका tan थीटा क्या देता, आप बताएंगे। tan थीटा देता डेल्टा डिस्टेंस मतलब s अपॉन डेल्टा t, और टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम को ही बाबू हम लोग वेलोसिटी या स्पीड यहाँ पे बोलेंगे क्या। अगर डिस्टेंस बोलेंगे तो स्पीड बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे तो वेलोसिटी बोलेंगे। मतलब आपको समझा कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, उसका अगर स्लोप मैं निकाल लूँगा, tan थीटा निकाल लूँगा, तो वहाँ से मुझे वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। यहीं पे दूसरा एग्जांपल सब कुछ कर लीजिए। अगर वर्टिकल एक्सिस पे वेलोसिटी दे दिया गया और हॉरिजॉन्टल पे अगर सपोज टाइम दे दिया गया, तो आप खुद बताओ वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, इसी को तो आप एक्सेलरेशन बोलते हो। मतलब किस रेट से वेलोसिटी बदल रही है टाइम के साथ, उसी का मेजर तो एक्सेलरेशन है। मतलब हमें समझा कि एवरेज क्वांटिटी आज जो हमने सीखा, इसका स्कोप बड़ा है, फिजिक्स में कई जगह पे हम लोग इसको यूज करने वाले हैं। तो बेसिक तौर पे आज जो हमने चर्चा की वो एवरेज रेट ऑफ चेंज की जिसमें ये चीज़ें हमारी क्या हैं, मेजरेबल है, मतलब मेजर की जा सकती है, ठीक है। मतलब चेंज इन वेलोसिटी, सपोज कर लो इनिशियली मेरी वेलोसिटी जो थी वो 0 थी, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट था। जब फाइनल मेरी वेलोसिटी हुई तो सपोज कर लो 10 मीटर पर सेकेंड हुआ, और ये बदलाव कितने सेकेंड में हुआ, तो 2 सेकेंड के अंदर हुआ। आप खुद से बताओ आपका डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी कितना आएगा। आप बोलोगे वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइड बाई डेल्टा टी। आपके पास वी फाइनल है 10, वी इनिशियल है 0, डेल्टा टी है 2, सो आपको एक्सेलरेशन जो कि स्लोप है, जो कि tan थीटा है, इसकी वैल्यू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी की वैल्यूज आ गई 5
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब आपने एक्सेलरेशन मेजर कर लिया कि वेलोसिटी में जितना बदलाव है वो कितने टाइम में हुआ और उसी को आपने बोल दिया एक्सेलरेशन। ये जो वैल्यूज आपको मिली अभी, ये आपको एवरेज एक्सेलरेशन की बात आपने की कि भाई एवरेज ऐसा होगा। ठीक है, मतलब ऐसा चेंज जो मेजर किया जा सके और उनके वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल के रेशियो का ही नाम हम लोग बोला एवरेज रेट ऑफ चेंज। इसमें किसी बच्चे को कोई भी परेशानी हो तो बताएं। यस नो, कुछ भी तो बोलें आप लोग। ये टर्म समझा सबको अच्छे से? यस सर। ओके ओके, अब स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं। तो एक टर्म हमने समझा आज, एवरेज रेट ऑफ चेंज। अब इसी का एक्सटेंशन है जहां पे आप सीखेंगे डिफरेंशिएशन। क्यों डिफरेंशिएशन फिजिक्स में इंक्लूड किया गया, तो यहां देखिए। इसका नाम है इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इसका क्या मतलब है अच्छे से समझेंगे हम लोग। पहले मैं आपको ग्राफ बना देता हूं। ये मेरा ग्राफ था जिसको हमने y बोला था, ये मेरा ग्राफ था जिसको हमने x बोला था। इस तरीके का कर्व समथिंग था। सपोज कर लो ये आपका ए पॉइंट था और ये बी था। बी का कोऑर्डिनेट x2, y2, ए का कोऑर्डिनेट x1, y1। इस दूरी को आपने ओरिजिन बोला था, ये आपका x1 था और इस पॉइंट का नाम आपने x2 दे रखा था। यहाँ पे ये पॉइंट आपका y2 था और ये वाला जो पॉइंट था ये y1 था। देख लीजिएगा। अब हमने बोला कि ए बी के लिए हमने एक टेंजेंट सेकेंट ड्रॉ किया था और उसका स्लोप देखा था। इस बार मैं बोल रहा हूं कि ऐसा करते हैं कि इस दूरी का नाम हम लोगों ने बोला था डेल्टा एक्स और इस वर्टिकल चेंज का नाम हमने बोला था दिस इज डेल्टा वाई। डेल्टा वाई इज नथिंग बट y2 माइनस y1। डेल्टा x इज x2 माइनस x1। अब जो बातें मैं आपसे पूछूंगा सुनिएगा। ये a से b का चेंज था, डेल्टा y भी आप मेजर कर सकते थे, डेल्टा x भी मेजर कर सकते थे, तो आसानी से आपने मेजर कर लिया और सारी कहानी आपने बता दी कि ये रेशियो वर्टिकल का हॉरिजॉन्टल का ये सेकेंड का स्लोप देगा। बट कल्पना कीजिए कि जो ए बी है वो टेंड कर जाए, मार्कर यहाँ बदल रहा हूँ, ए एक बी पॉइंट सपोज यहाँ पे आ जाए और इसका नाम हो जाए ए डैश। बी जो है ए के बेहद करीब हो जाए, मतलब हमने बोला बी इज वेरी नियर टू ए। बी जो है इसको टेक्निकली बोला जाता है बेटा ए। बी जो है टेंड कर रहा है ए को, मतलब बी जब घसक करके नीचे आते हुए एकदम ए के करीब आ जाए, तो आप बताओ इस पूरे प्रोसेस में क्या बदलाव होगा। क्या उस वक्त मैं ये बात बोल सकता हूं कि डेल्टा एक्स विल टेंड टू 0? अगर ये बात आपको समझ गई तो बहुत अच्छी बात है। जैसे ही आप इस बी पॉइंट को नीचे लाओगे, आप ऑब्जर्व करोगे आपका ये डेल्टा एक्स घटता गया, फिर आप यहाँ लाओगे तो ये और घट जाएगा, यहाँ पे और घट गया और यहाँ पे एकदम नेग्लिजिबल हो गया, इतना छोटा सा डिस्टेंस जिसको हमने बोल दिया 0। जब ए पॉइंट ए डैश के बेहद करीब हो जाएगा और उस वक्त अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करता हूं तो आप खुद बताओ क्या ये वाली लाइन मेरी टेंजेंट बन गई क्या?
मतलब ये अब मेरे लिए क्या हो गया, टेंजेंट, जो केवल ए पॉइंट को मेरा टच कर रहा होगा। मतलब when B is very near to A, that is at point A dash, then that secant जो AB को ज्वाइन कर रहा था, it becomes tangent at that point। और ये यहाँ पे ऐसा टेंजेंट चला जाएगा, इसको टच नहीं करेगा, ऐसे निकल जाएगा। मतलब टेंजेंट केवल ए पॉइंट पे टच करेगा। उस वक्त मैं बोलूँगा डेल्टा एक्स मेरा टेंड्स टू जीरो, मतलब ये x2 जो है वो एकदम x1 के करीब आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, x2 x1 के करीब आ जाएगा, और इस डिस्टेंस को हम लोग टेंड्स टू जीरो बोल सकते हैं। मतलब ऐसे केस में क्या होगा, जो ए बी डिस्टेंस थी वो टेंड कर जाएगी ए डैश हो जाएगी। तो अब बोला गया कि अब जैसे हमने सीकेंट का स्लोप निकाला था, वैसे अगर टेंजेंट का स्लोप निकालूं, इस बार m लिखूं, जिसको हमने बोला था tan थीटा, तो अगेन वो होगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। बट डेल्टा x बहुत छोटा है, तो अब मैथमेटिकल फॉर्मूला इसका हो जाता है m विल बी इक्वल टू tan थीटा will be equal to mathematically limit delta x tends to 0 delta y divide by delta x। और इस टर्म का ही नया नाम है बेटा स्मॉल चेंज इन y अपॉन स्मॉल चेंज इन x। तो tan थीटा का एक और फॉर्मूला आ गया dy by dx। बट dy by dx इंस्टेंटेनियस वैल्यूज है। इंस्टेंटेनियस मतलब किसी एक क्षण पे वैल्यूज कितनी होगी। अगर ये ग्राफ ऐसा जा रहा था तो पहले मैंने एवरेज चेंज निकाला, बाद में मैंने बी को ए के बेहद करीब पाया, तो यहाँ पे मैंने देखा कि ये मुझे बता रहा है कि ए जब ए डैश पे हो गया तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज कितनी है। इसीलिए tan थीटा इंस्टेंटेनियस के लिए हो गया dy बाई dx। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। किसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे है, x के रिस्पेक्ट में। तो दो टर्म आपको समझा। अगर मैं बोलूं, यहाँ पे लिख देता हूं स्लोप ऑफ सीकेंट, सीकेंट बोलूंगा दिमाग में चमकेगा कि दो पॉइंट को कट करेगा, तो वो डिफाइंड होता है tan थीटा से, वो होगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा x या y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अगर मैं यहीं पे डिफाइन करूंगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो ये होता है tan थीटा, बट ये वैल्यूज हो जाएगी लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और इसी का नाम है dy बाई dx, और ये डिफरेंशिएशन आ जाता है। बेसिकली डिफरेंशिएशन क्या होता है, स्लोप होता है टेंजेंट का। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। हमें समझा कि दो चीज़ें बात करेंगे। जब टेंजेंट की बात करेंगे तो ये जो हमें वैल्यूज देगा, ये वैल्यूज हमको इंस्टेंटेनियस वैल्यूज देगा, जबकि स्लोप ऑफ सीकेंट हमें देगा एवरेज वैल्यूज। अब दोनों का प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं जिससे आपको बातें समझेंगी। सपोज करो कि रन रेट की हम लोग बात कर रहे थे, मेरा 50 ओवर है, जीरो से कितने ओवर हैं, 50 ओवर। टोटल रन कितने बने हैं, 200 रन, और ये क्या है, ओवर है। एवरेज रन रेट क्या आया था, एवरेज रन रेट आपका कितना आया था, 5। ठीक है, 200 डिवाइड बाई 50 आपने किया था तो कितना आया था, सॉरी 4 आया था। ये आया था एवरेज रन रेट आपका 4 एक ओवर में। बट याद करो, हो सकता है कि 34 ओवर के तीसरे बॉल पे तेंदुलकर ने 6 मारा हो, मतलब या 34 ओवर के चौथे बॉल पे कोई रन नहीं बनाया हो,
34 ओवर के 6 जो लास्ट मेरा है उस पे उसने 2 रन बनाए हों। मतलब ये जो वैल्यूज है ये कितनी स्पेसिफिक है ये समझो। मतलब आप 0 से पहले 50 ओवर का एवरेज बात कर रहे थे, अब आप एकदम पार्टिकुलर हो गए हो अपने टारगेट पे कि मुझे एकदम फोकस्ड बात करनी है। आप मुझे ये बताइए कि इस ओवर के इस बॉल पे कितना रन। मतलब इंस्टेंटेनियस क्वांटिटीज लाइफ में एग्जैक्ट बात करती हैं, उन्हें इससे मतलब नहीं होता है कि ओवरऑल क्या रिस्पॉन्स है आपका, इंडिविजुअल सिस्टम का क्या रिस्पॉन्स है उसकी बात करूंगा। अब जैसे हम लोगों ने हाइट का एग्जांपल लिया था, एवरेज हाइट। अब आपके घर में 5 लोग हैं, 5 लोगों की हाइट अलग अलग, तो एवरेज वैल्यूज तो ओवरऑल बताएगी। लेकिन जैसे ही आप बोलोगे नहीं सर पार्टिकुलर आपके पिताजी की हाइट कितनी है, तो ये एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हुआ कि आप एक स्पेसिफिक बात चाहते हैं कि इस चीज की एग्जैक्ट वैल्यूज बताई जाए। तो हम लोग इंस्टेंटेनियस इसलिए चीजें पढ़ते हैं। तो अब देखो कितनी चीजें फिजिक्स में इंस्टेंटेनियस आ गई। एवरेज स्पीड आया तो इंस्टेंटेनियस स्पीड आया, एवरेज वेलोसिटी आई तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आई, एवरेज एक्सेलरेशन आया तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आया, फिर इसके बाद एवरेज पावर आया तो इंस्टेंटेनियस पावर आया, एवरेज फोर्स आएगा तो इंस्टेंटेनियस फोर्स आएगा, एवरेज करंट आएगा तो इंस्टेंटेनियस करंट भी आएगा। मतलब हमें समझा कि अब पूरा फिजिक्स मुझे 2 पार्टों में बढ़ता हुआ यहाँ दिख रहा है। एक वो क्वांटिटीज जो एवरेज की बात करेंगी और एक वो क्वांटिटीज जो इंस्टेंटेनियस एकदम लक्ष्य पार्टिकुलर चीज के बारे में चर्चा करेंगी। तो यहां से हम लोगों ने सीखा कि डिफरेंशिएशन कैसे डिफाइंड हुआ। मतलब डिफरेंशिएशन बेसिकली क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का ही नाम है डिफरेंशिएशन। इसको आप बोल सकते हो, एक तरीका है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू एक्स या डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ वाई किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो जहां डिफरेंशिएशन होगा आपके दिमाग में बातें समझेंगी कि हम लोग इंस्टेंटेनियस की बात करने वाले। अब एग्जांपल वही रहेगा, सपोज कर लो ये वाला जो है एक्सिस, इसको मैंने ले लिया इस बार एस। एस मतलब हमने डिस्टेंस लिया और इस एक्सिस का सपोज कर लो नाम ले लिया मैंने टाइम एक्सिस ले लिया। अब आपसे बोलूं इंस्टेंटेनियस क्या होगा, तो आप क्या डिफाइन करोगे, लिमिट हॉरिजॉन्टल क्या है डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, और इसी का नाम होता है डी एस बाई डी टी, जिसको हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। मतलब वेलोसिटी क्या हो गया या स्पीड क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ जो मेरा ये डिस्प्लेसमेंट है डिस्टेंस है, इसी का नाम हमने दे दिया डी एस बाई डी टी का। मतलब यहाँ पे आप सारी क्वांटिटीज जैसे एवरेज डिफाइंड कर रहे थे, एवरेज भी डिफाइंड, एवरेज में ही केवल डेल्टा टी डिनोमिनेटर को टेंस टू 0 ले लिया जाए तो मेरी क्वांटिटीज डिफाइंड हो जाती हैं इंस्टेंटेनियस क्वांटिटीज। अब इससे आपको एक इंसाइट मिला होगा कि एक्चुअल में डिफरेंशिएशन आया कहाँ से। पहले हमने बड़े बदलाव की बात की, फिर हमने पार्टिकुलर स्पेसिफिक की बात की। अब इन सारी चीज़ों का साइंस में कैसे यूज है समझना। हम लोग क्या करें, अगर पूरे साल का टेम्परेचर लें तो हम एक एवरेज टेम्परेचर कैलकुलेट कर पाएंगे। बट अगर मैं बात करूं कि नहीं, आज जो मेरा डेट है 11, ठीक है, 11 मई 2021 को 10:16 पे पटना में कितना मेरा था टेम्परेचर, तो ये एकदम एक इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हुई, एकदम स्पेसिफिक वैल्यूज हुई। अब एक एग्जांपल देता हूं जिससे आपको और अच्छे से समझेंगे। आप सब लोग कार, घर आपके घर में होगा या कार पे आप लोग चढ़े होंगे। कार में जो स्पीडोमीटर होता है आपने देखा होगा, जैसे आप गाड़ी को एक्सेलरेट करते हो तो आपकी स्पीड आगे नीचे दिखाती है, एक्सेलरेट करोगे तो ज़्यादा, ब्रेक लगाओगे तो कम। ये जो स्पीडोमीटर मेजर करता है वो एवरेज स्पीड की बात नहीं करता है, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करता है। मतलब हर क्षण पे आपकी वेलोसिटी स्पीड आपकी क्या है वो बताता है। मतलब हमें समझा कि अगर हमसे पूछा जाए कि स्पीडोमीटर क्या मेजर करता है तो मैं बोलूँगा
इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करता है स्पीडोमीटर। मतलब आज आपको दो टर्म बहुत अच्छे से समझे होंगे। एक हो गया जिसका हमने नाम बोला एवरेज रेट ऑफ चेंज, और दूसरा हुआ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ओके, यहां तक में किसी बच्चे को कोई भी परेशानी हो तो पूछ लीजिएगा। सर ये जो आपने ग्राफ बनाया जी, ये जो सेट सीकेंट और टेंजेंट कैसे बना वो बताइए। अच्छा, सीकेंट टेंजेंट कैसे बना, यहीं पे एक एग्जांपल देखिए समझाता हूं, ठीक है। देखो, बेस्ट एग्जांपल इसका होता है प्रोजेक्टाइल। ये ऐसा एक ग्राफ मैंने बनाया, ठीक है। अब मार्कर बदलता हूं। सपोज कर लो अगर ऐसा लाइन ड्रॉ किया तो इसको क्या आप बोलेंगे, सीकेंट, क्योंकि एक यहाँ पे और एक यहाँ पे कट कर रहा है। अब इसी को मैं शिफ्ट करता 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 गया और मैं चाहूं कि केवल ये किसी एक पॉइंट को टच करे, तो अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, टेंजेंट। मतलब किसी एक पॉइंट को टच किया तो टेंजेंट, किसी दो पॉइंट को कट किया तो सीकेंट। अब आपको समझा क्या, जो पहले ए से बी तक था, अब मैंने क्या किया, इस ए से बी वाली लाइन को ऐसा धीरे धीरे चेंज करते लेकर के गया कि ये केवल इस तरीके से, यहाँ पे ऐसे दिखा रहा हूं, केवल ए को टच करे ऐसा। दिस इज द लाइन। ये हमारी लाइन क्या हुई, इसका नाम हमने दे दिया टेंजेंट। अब ये केवल एक पॉइंट ए पे टच कर रही है, इसका स्लोप ये होगा थीटा, और वही थीटा dy बाई डी एक्स हमें डिफाइंड करेगा। तो सीकेंट कैसे टेंजेंट में बदला, ये चीज़ अब आपको समझी होगी। मतलब पहले यहाँ पे एक लाइन था, इस लाइन को फिर बदला, फिर ऊपर ले गया, फिर धीरे 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 धीरे। अब इसमें बदलाव क्या हुए देखिएगा, जब ये लाइन ऐसा था तो यहाँ पे जो चेंजेस थे वो डेल्टा थे, लेकिन जैसे इसको और ऊपर ले गया तो ये वाली पॉइंट घटती गई, ये आपको दिख रहा है। जब इसको और ऊपर ले गया, जब ये एक पॉइंट पे हो गया तो ये जो डेल्टा था ये 0 के बराबर हो गया, जिसको टेक्निकली हमने लिखा डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। अब समझ में आई बाबू? ओके, आगे बढ़े। यस सर। ओके, मतलब हम लोगों ने आज समझा कि एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या होगा और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या होगा। अब आते हैं कि ठीक है, डिफरेंशिएशन तो हमने डिफाइंड कर लिया। मतलब अगर मुझे कोई ये बात बोले कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो मैं बोलूँगा इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ की ही बात करते हैं, dy बाई डी एक्स बोलूँगा। इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं y को किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, जिसका मैथमेटिकल फॉर्मूला हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। इसको और अच्छे से लिखो तो आप लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, यहाँ पे आप बोल पाएंगे ये आ गया वैल्यूज होल डिवाइड बाई ऐसा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये लाइन यहाँ नहीं होगा, ये कट कर देना, ठीक है। लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये हमारा, और लास्ट में हमने लिख दिया इसी को dy अपॉन dx, स्मॉल चेंज इन y अपॉन स्मॉल चेंज इन x, इसी का नाम है डिफरेंशिएशन। अब अगर किसी ने यहाँ पे टर्म लिखा है ds बाई डी टी, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, वेलोसिटी। ये ds बाई डी टी का मतलब हुआ, इसको मैं बोलूँगा डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू समय t। मतलब डिस्टेंस का बदलाव टाइम के रिस्पेक्ट में ही हमें वेलोसिटी देता है, जो ds बाई डी टी बोली जाती है। और ये क्वांटिटी जो होती है हमेशा इंस्टेंटेनियस क्वांटिटीज होती है, ये एवरेज के बारे में चर्चा नहीं करेगी। ये हम लोगों को डिफरेंशिएशन के बारे में समझ में आया कि अच्छा ऐसा होता है डिफरेंशिएशन। अब बात आ गई कि ठीक है, डिफरेंशिएशन क्यों आया, फिजिक्स में क्यों हमने यूज किया, किस तरीके से क्या क्या बदलाव हुए, ये सारी चीज़ें हमें समझ में आ गई।
तो अब आगे बढ़ते हैं कि डिफरेंशिएशन अगर आ जाएगा तो हम कैसे कैलकुलेट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो टोटल 6 फॉर्मूले सिखाऊंगा जिसमें आप कोई भी डिफरेंशिएशन जो फिजिक्स में यूज होता है वो आप आसानी से कर पाओगे। तो सबसे पहले हम लोग कर लेंगे यस सर मुझे पीछे कर दीजिए, स्क्रीनशॉट नहीं ले। ओके, ले लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे लिस्ट ऑफ फॉर्मूलेज मैं बोल रहा हूँ जो कि मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, अब ये एक टेबल में बना दे रहा हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ सीरियल नंबर, नाम दे दूंगा 1 2 3 4 आ जाएगा नंबर। यहाँ पे आपका आ जाएगा फंक्शन x और यहाँ पे आपका आ जाएगा उसको dx बाई डी टी, अगर बोलूँ तो t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करता हूँ, सीरियल नंबर 1। ठीक है, अब अगर x की जगह पे मैं पुट कर लूँ, सपोज कर लो t टू द पावर n। ठीक है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। अब t टू द पावर n का जो डिफ्रेंशिएशन होता है n इंटू टी टू द पावर n माइनस 1 होता है। अब बच्चा कहाँ पे कंफ्यूज करता है वो बात की समझिएगा। अब अगर t की जगह पे किसी ने, एग्जाम्पल भी यहाँ साथ साथ चलेगा, t की जगह यस n इंटू टी टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेकर के t टू द पावर n की जगह पे अगर मैंने सपोज x टू द पावर n लिया और आपसे पूछ लिया आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, मीन्स इंप्लाइज करके लिखता हूँ y अगर x टू द पावर n है तो आप dy बाई डी एक्स बताओ कितना होगा। आप बोलोगे x को मैं रिप्लेस कर दूंगा सिंपली t से, तो फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो अब ये t यहाँ पे दूं या यहाँ पे मैं x दूं ये आपके ऊपर है। अगर पावर के फॉर्म में कोई चीजें हों और इसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना हो तो पावर पहले आ जाएगा, फिर बाकी t के ऊपर पावर माइनस 1 कर दूंगा, तो ये मेरा फॉर्मूला हो जाएगा। दूसरा, अगर मैं बोलूं कि x की जगह पे मेरा पे साइन t है तो साइन t का डिफ्रेंशिएशन होता है, याद कर लीजिएगा, cos t। तीसरा, अगर मैं बोलूं cos t है तो cos t का हो जाएगा बेटा माइनस साइन t। अब यहाँ पे साइन x बोलूंगा तो cos x हो जाएगा, cos x बोलूंगा तो माइनस साइन x हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चौथा नंबर हो गया tan t, मतलब सारे ट्रिगोनोमेट्री का आपको सबसे पहले देखना होगा सेक स्क्वायर t। पांचवा नंबर हमारा है tan के बाद ले लेते हैं सेक t। सेक t का होता है सेक t इंटू tan t। 6 नंबर आपका हो जाएगा कॉसेक टी। कॉसेक टी का होता है माइनस कॉसेक टी इंटू कॉट टी। 7 नंबर क्या क्या आ गया, साइन कॉस टैन सेक कॉसेक कॉट। कॉट टी का हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर टी। 8 नंबर एक्सपोनेंशियल e टू द पावर t या e टू द पावर x, इसका होगा e टू द पावर t। 9 ln x, जिसको log x बोलोगे, या ln अगर t में लिख रहा हूं तो t, ln t का होता है 1 बाई टी। और लास्ट यहाँ पे अगर 10 नंबर दिख जाए c कोई एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ये टेबल आपको याद करना होगा, मतलब अगर ये बेसिक 10 याद हैं आपको तो हम लोग कोई भी डिफरेंशिएशन कैलकुलेट कर लेंगे, किसी भी डिफरेंशिएशन में हमें परेशानी नहीं होगी, हम लोग फिर रूल को समझेंगे। मतलब अगर कॉट टी का क्या लिखे हैं, कॉट टी किसका कॉट टी का लिखे हैं माइनस कॉसेक स्क्वायर टी, माइनस कॉसेक स्क्वायर टी। ठीक है, तो ये आप लोग अगर अभी आपके पास
स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ये लिख लीजिएगा और याद जरूर कर लीजिएगा। मतलब इसका अदर एग्जाम्पल मार्कर बदल के कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे t टू द पावर n की जगह x टू द पावर n दे दे तो उसका हो जाएगा n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन। यहीं पे अगर साइन x दे दे तो उसका हो जाएगा cos x। अगर cos x दे दे तो उसका होता है माइनस साइन x। अगर यहीं पे tan x दे दे तो इसका होगा सेक स्क्वायर x। मतलब ये इसलिए बोल रहा हूँ कि t दे दे या x दे दे, आप कंफ्यूज मत करना, ये हो जाएगा सेक x इंटू टेन एक्स। जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें कर लेना। अगर आप बोलो e टू द पावर x का तो ये आ जाएगा e टू द पावर x। log x का या ln x का तो ये आ जाएगा 1/x। अगर कांस्टेंट c है तो इसका होता है 0। कांस्टेंट का मतलब यहाँ पे आप समझ लीजिए, कांस्टेंट c इज इक्वल टू लिख दे रहा हूँ। कांस्टेंट में कोई भी नंबर हो जाए 0 1 2 डॉट 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 -2 -3 या पाई या e की वैल्यू हुई या प्लैंक्स कांस्टेंट हुआ, कोई भी कांस्टेंट आपको आएगा, ठीक है, आप वहाँ पे समझ पाओगे, ठीक है। हम लोग बात करेंगे या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हुआ, किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू जो होगी सिंपली उसका डिफ्रेंसिएशन अगर किया जाएगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब हमें ये बात समझ में आई कि ये 10 फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए और साथ साथ हम लोग देख लेंगे x टू द पावर n का n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन, साइन x का cos x का माइनस साइन x, tan x का सेक स्क्वायर x, सेक x का सेक x इंटू टेन एक्स, ठीक है, e टू द पावर x का e टू द पावर x और log x का 1/x, कांस्टेंट का 0। इतने अगर आपको याद रहेंगे, 6 ले लिया आपने ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज, एक ले लिया x टू द पावर n, एक ले लिया एक्सपोनेंशियल, एक ले लिया लॉगरिदमिक और एक ले लिया कांस्टेंट, तो आपके बाकी सारे काम हो जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, फिर मैं आगे रूल पे आता हूं कि डिफरेंशिएशन के क्या रूल हैं। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन हो गया। यस सर। ओके ओके, चलिए वन बाय वन। मैं चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने कॉपी वगैरह लेकर के आप बैठे हैं तो आप लिखना चालू कीजिए, क्योंकि जब आप लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर चीज़ें आप समझ पाते हैं, ठीक। अब पहला रूल क्या बोलता है, यहाँ पे रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन है, टॉपिक हमारा यहाँ पे लिख देता हूँ, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के रूल्स 6 रूल हैं। अगर ये 6 रूल आपको याद हो गए तो कोई भी डिफरेंशिएशन आप कर पाओगे। पहले मैं बोल रहा हूं, सुनिएगा। डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज 0। क्या बोला मैंने, डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज 0 मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट क्या आएगा बेटा, 0। किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो होता है वो 0 होता है। ये पहला लॉ है, ये हम लोग अपने फॉर्मूले में भी देख चुके हैं। दूसरी बात, द डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट टाइम्स अ फंक्शन इज द कांस्टेंट टाइम्स द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। मैथमेटिकली लिख रहा हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ c मेरा कांस्टेंट है और u मेरा कोई फंक्शन है। अगर d बाई डी एक्स ऑफ c इंटू यू है तो डिफ्रेंसिएशन बोलता है कि इस c को बाहर ले लो क्योंकि ये कांस्टेंट है और फॉर्मूला लिख दो du बाई डी एक्स। क्या ये बात समझ में आई? मतलब अगर आपको यहाँ पे साथ में ऐसा करता हूँ, एक एक का एग्जाम्पल लेते चला जा रहा हूँ। पहला लिया तो पहला का एग्जाम्पल, यस यस, फर्स्ट का तो पहले का एग्जाम्पल। अब आपको अगर बोले y इज इक्वल टू, ठीक है, 6, अब इसका आप मुझे डिफ्रेंसिएशन dy बाई डी एक्स बताओ। आंसर क्या होगा, 0, क्योंकि 6 एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन हो गया 0। सेकंड बोला आपका ऐसा कोई फंक्शन हो y इज इक्वल टू, कांस्टेंट मैंने अपने मन में 3
और यहाँ लिख दिया एक्स स्क्वायर। अब आपसे पूछे dy बाई डी एक्स बताओ। सेकेंड रूल क्या बोलता है, आप इस कांस्टेंट को बाहर ले लो, तो इसको हमने बाहर ले लिया और फिर आप डिफ्रेंशिएट कर दो इसको। यही मेरा रूल बोला कि अगर c कांस्टेंट है तो इसको आप बाहर ले लीजिए और u को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। आप खुद से देखिए, यहाँ पे मैंने बाहर ले लिया 3। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, आपको यहाँ बोला जा चुका है कि x टू द पावर n का डिफ्रेंशिएशन n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस n की वैल्यूज यहाँ 2 है, तो x टू द पावर 2 का क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1, दैट इज नथिंग बट 2x। 2 माइनस 1 1 होता है, और x टू द पावर 1 लिखूं या x लिखूं सेम चीजें हैं दोनों। मतलब 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना आ गया 2x, सो आंसर विल बी 6x। बात समझ में आई क्या? सेकेंड एग्जाम्पल समझा? मतलब अगर कोई कांस्टेंट आएगा तो कांस्टेंट को हम लोग डिफरेंशिएशन के बाहर ले लेंगे और जो टर्म है उसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे, जिसका ये एक एग्जाम्पल था y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। यहाँ पे समझिएगा। तीसरा एग्जाम्पल, तीसरा मेरा रूल क्या बोलता है, द डेरिवेटिव ऑफ द सम ऑफ द फंक्शन इज द सम ऑफ देयर डेरिवेटिव्स। मतलब अगर ऐसा है d बाई डी एक्स ऑफ बहुत सारे टर्म जुड़े हुए हैं u प्लस वी प्लस डब्ल्यू प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसा है, तो ये क्या बोलता है कि आप सबको डिफ्रेंशिएशन ले लो अलग अलग और सबको जोड़ दो du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स प्लस dw बाई डी एक्स प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इसका एडवांटेज क्या है समझिएगा, एग्जाम्पल में चीज़ें ज़्यादा बेहतर आपको समझेंगे। अगर मैं बोलूँ कि y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 है, क्या आपको ये एग्जाम्पल इसके जैसा दिख रहा है क्या? u की जगह पे 3x स्क्वायर है, v की जगह पे 2x है और 5 की w की जगह पे 5 है, तो आप बोलोगे दिस dy बाई डी एक्स कैन बी रिटेन एज d बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 5, और इन सबको जोड़ दो। देखिए 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आप निकाल चुके हैं, तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा 6x प्लस अब d बाई डी एक्स ऑफ 2x, 2 मेरा कांस्टेंट है तो रूल 2 बोलता है कांस्टेंट को बाहर ले लीजिए और x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। आप चाहें तो इसको यहाँ भी एक एग्जांपल से देख लें, x पावर 1 इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 बाहर आएगा, x टू द पावर 1 माइनस 1 और इसकी वैल्यू होगी 1 इंटू एक्स टू द पावर 0। किसी भी चीज़ पे पावर 0 1 होता है, सो आंसर आ गया 1। तो x का डिफरेंशिएशन आया 1, तो x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन लिख दिया 1 प्लस कांस्टेंट, 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, सो यहाँ 0, सो मेरा dy अपॉन dx लिखता हूँ, इसकी वैल्यूज आ गई 6x प्लस 2, यही आपका आंसर। अब यहाँ एक चीज़ आप खुद से समझ सकते हैं कि जो प्लस है अगर यहाँ माइनस होता, यहाँ माइनस होता, तो यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस हो जाता। अगर मेरे एक्सप्रेशन में प्लस की जगह माइनस होता और प्लस की जगह यहाँ माइनस होता, तो ये केवल माइनस से रिप्लेस हो जाता और बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये प्लस के लिए भी अप्लाई करेगा और माइनस के लिए भी अप्लाई करेगा। तो अगर ऐसा फंक्शन है जिसमें बहुत सारे फंक्शन जुड़े हुए हैं, तो ये बोलता है रूल कि इंडिविजुअली आप सबका डिफरेंशिएशन लेकर के जोड़ दीजिए तो उसके बराबर आ जाएगा। ये 3 रूल क्या आप लोगों को समझे? 3 रूल समझे? यस, ओके। मतलब ये आसान रूल हैं,
आराम से आपको समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ता हूं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया? ओके, एक साइड में हम लोग क्या करेंगे, देखो जैसे इस साइड में हमने यूज किया हुआ है रूल्स, और इस साइड में हमने क्या यूज किया हुआ है, एग्जाम्पल। मतलब जो हमने रूल सीखा उसके करस्पॉन्डिंग हमने एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है, अब आगे आता हूं। 3 रूल हो गए, टोटल 6 रूल हैं। ये 6 रूल अगर जिस बच्चे को समझ में आ गए, बहुत आराम से आप कर पाएंगे, कोई भी डिफरेंशिएशन की वैल्यूज आप कैलकुलेट कर पाएंगे। तो अगेन हमारा मेथड क्या हो जाएगा, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। इधर रूल्स होगा और इधर क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग उनके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। चौथा रूल क्या बोलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर देता हूं। ये बोलता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल ये क्या बोलता है कि अगर दो फंक्शन, सपोज कर लीजिए डी बाई डी एक्स, दो फंक्शन है u इंटू वी, तो इनका करने का तरीका है, पहले u को बाहर ले लीजिए, फिर v का डिफ्रेंसिएशन कीजिए x के रिस्पेक्ट में, फिर v को बाहर लीजिए और u का डिफ्रेंसिएशन कीजिए x के रिस्पेक्ट में। ज़्यादा बेटर और इसको ऐसे समझाता हूँ, d बाई डी एक्स, u की जगह 1 लिखता हूँ और v की जगह 2 लिखता हूँ। 1 एक फंक्शन है, 2 दूसरा फंक्शन है, तो क्या होगा, 1 को बाहर लिया जाता है, डिफ्रेंशिएट किया जाता है 2 को x के रिस्पेक्ट में, फिर 2 को बाहर लिया जाता है और डिफ्रेंशिएट किया जाता है 1 को x के रिस्पेक्ट में। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, और इस पे क्वेश्चंस अच्छे आपके यूज के आते हैं। अब इसका एग्जांपल, फोर्थ एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ, मार्कर बदल दिया। चौथा एग्जांपल, सपोज कर लो मेरा यहाँ पे y इज इक्वल टू e टू द पावर x इंटू ln log x दिया गया है। y मेरा क्या है, e टू द पावर x इंटू log x। आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, dy बाई डी एक्स। इसको अगर मैं 1 बोलूं और इसको अगर मैं 2 बोलूं, तो मेरा फॉर्मूला क्या बोलता है, 1 को बाहर कीजिए, 1 मतलब मैंने बाहर किया e टू द पावर x को, 2 को डिफ्रेंशिएट कीजिए, 2 मेरे लिए क्या है, ln x है। फिर क्या बोलता, 2 को बाहर लीजिए, 2 क्या है, ln x है। फिर डिफ्रेंशिएट कीजिए किसको, 1 को, 1 कितना है, e टू द पावर x। अब आप खुद से बताइए, e टू द पावर x इंटू ln x का अभी बताया था डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 बाई एक्स होता है, प्लस ln x इंटू e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में e टू द पावर x ही रहता है। सो अब आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से dy अपॉन डी एक्स इज e टू द पावर x, e टू द पावर x कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए, ये आ गया 1 बाई एक्स प्लस ln x, यही आपका आंसर। मतलब सिंपल है, अगर कोई चीज़ें आपस में प्रोडक्ट के फॉर्म में हो, मल्टीप्लिकेशन में हो, तो आसान है, मैं क्या करूँगा, एक को बाहर ले लूँगा, दूसरे को डिफ्रेंशिएट करूँगा, फिर दूसरे को बाहर लूँगा, पहले वाले को डिफ्रेंशिएट करूँगा, इस तरीके से प्रोडक्ट का डिफ्रेंशिएशन मुझे मिल जाएगा। बात समझ में आई? चौथे रूल में किसी बच्चे को कोई परेशानी तो आप पूछ लीजिए, यस नो बोलना पड़ेगा। और एग्जांपल बता। यस यस जरूर, फिर से रिपीट करता हूँ। देखिए प्रोडक्ट रूल क्या बोला, अगर दो ऐसा फंक्शन है जो दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन एक फंक्शन को 1 माना, दूसरे को 2 माना, तो डिफ्रेंशिएशन का रूल क्या बोलता है, 1 को बाहर लो, दूसरे को डिफ्रेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, फिर दूसरे को बाहर लो और पहले वाले को डिफ्रेंशिएट करो 1 के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। मतलब यहाँ पे सिंपल है,
एक को बाहर लो, दूसरे को डिफ्रेंशिएट, फिर पहले को बाहर लो, दूसरे को डिफ्रेंशिएट करो। इस फंक्शन में मेरा क्या था, प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है कि प्रोडक्ट के फॉर्म में आपको दिखे। अब देखिए e टू द पावर x को एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं और ln x को लॉगरिदमिक बोलते हैं। एक्सपोनेंशियल अलग चीज है, लॉगरिदमिक अलग चीज है। अब एक्सपोनेंशियल मैंने एक दिया, दूसरा लॉगरिदमिक, दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो एक को मैंने 1 माना और दूसरे को हमने 2 माना। तो प्रोडक्ट रूल मुझे समझ आ रहा है यहाँ पे यूज करना चाहिए, तो प्रोडक्ट रूल हमने यूज किया और प्रोडक्ट रूल में 1 को बाहर लिया, फिर हमने 2 का डिफ्रेंसिएशन किया x के रिस्पेक्ट में, फिर हमने 2 को बाहर यहाँ से जो लिया था, अब इस बार हमने ln को बाहर लिया और 1 के रिस्पेक्ट मतलब e टू द पावर x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन किया। यहाँ से log x का और e टू द पावर x का डिफ्रेंसिएशन हम लोग सीख चुके हैं, उनकी वैल्यूज हमने पुट की और ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। अब कोई डाउट तो बोलो। ओके, मतलब ये हमें समझा, ये डिफ्रेंसिएशन का रूल हमारा हुआ। अब पांचवा रूल, ये भी चौथा और पांचवा रूल बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। एक को बोलते हैं प्रोडक्ट रूल और एक को बोलते हैं कोसेंट रूल। कोसेंट रूल ये क्या बोलता है, अगर कोई चीज अपॉन के फॉर्म में हो, मतलब कैसा, अगर मुझे d बाई डी एक्स ऑफ, जैसे u इंटू वी था वैसे u डिवाइडेड बाई v हो, तो ऐसी चीजों का क्या होगा मेरा डिफरेंशिएशन। फॉर्मूला बोलता जो डिनोमिनेटर में है नीचे में है उसको बाहर लो v, फिर डिफरेंशिएट करो du बाई डी एक्स, माइनस फिर u को बाहर लो, फिर v को डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में और होल डिवाइडेड बाई कर दो v का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। v को बाहर लो, u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, फिर माइनस साइन दो, फिर u को बाहर लो, v को डिफरेंशिएट कर लो और सब में डिवाइड कर दो v स्क्वायर से। अब यहाँ पे एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, यहीं पे आपको ज़्यादा अच्छे से बातें समझ में आएंगी। ये पांचवा एग्जांपल, सपोज कर लो y इज इक्वल टू मैंने ले लिया tan x। ध्यान दीजिएगा, tan x जानबूझ के मैंने लिया आपको समझाने के लिए। किसी बच्चे को सपोज tan x का डेरिवेटिव नहीं मालूम है, तो वो क्या बोलेगा, सर मुझे sin x अपॉन cos x में tan x को लिख सकता हूँ। अब मेरे लिए जो u हो गया वो sin x हो गया और जो v हो गया वो cos x हो गया। अगर इस u बाई v पे मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो मैं बोलूंगा d बाई डी एक्स ऑफ, ऊपर में लिखूंगा sin x, नीचे में लिखूंगा cos x। अब आप खुद से फॉर्मूला बोलेंगे सब लोग। सबसे पहले v को बाहर लो, तो v कितना है cos x, फिर बोल रहा है डिफ्रेंशिएट करो u को, u क्या है sin x है, किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट, माइनस इस बार u हमने किसको बोला sin x को, तो आप बाहर ले लो sin x को, फिर डिफ्रेंशिएट करो किसको, तो cos x को और पूरे में डिवाइड कर दो v हमने किसको माना cos, तो यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर x। आप खुद से सोच के बता पाएंगे, इसको तो आप सॉल्व कर पाएंगे बड़े आसानी से, क्योंकि आपके पास, आपको याद होगा sin x की वैल्यूज कितनी आई थी cos x, और cos का कितना आया था माइनस साइन। अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज लिखना चाहूँ, इसको मैं समवेयर यहाँ पे कैलकुलेट करने की, तो ये क्या आएगा देखिएगा, cos x इंटू साइन x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा cos x, तो cos x हो गया, माइनस साइन x लिखा। अब यहाँ पे cos x का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन x, तो वो माइनस इसको प्लस बना दिया, ये हो गया साइन x होल डिवाइड बाई cos स्क्वायर x। मतलब मुझे समझा कि ये वैल्यूज यहाँ पे मुझे आ गई। अगर मैं ऐसा यूज करूँ कि d बाई डी एक्स ऑफ tan x, तो याद करो cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई ये आया cos स्क्वायर x, और 1 अपॉन cos स्क्वायर x को sec स्क्वायर x लिखा जा सकता है। सो
tan x का डेरिवेटिव आपके पास sec स्क्वायर x आ गया है, और यही होता था। मतलब u बाई वी का हेल्प लेकर के आपने बता दिया कि tan x की डेरिवेटिव कितनी आएगी। मतलब एक रूल हमने सीखा प्रोडक्ट के फॉर्म में चीजें हो तो, दूसरा हमने सीखा जब चीजें रेशियो के टर्म में हो तो हम क्या करेंगे, ये हमें समझ में आ गया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा सा पीछे कर देता हूं, हल्का सा, यस, ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। इसको यहाँ पे cos स्क्वायर x दिख रहा होगा, ठीक है। तो आपको 5 रूल समझ में आए क्या अच्छे से? बोलो। ओके सर जो अभी आप ये tan x करा जी, आप जैसे पहले जो 10 फार्मूला दिए उसमें भी आप लिख पाए थे नहीं tan नहीं, उसमें तो t इक्वल्स टू sec स्क्वायर। यस यस, मेरी बात सुनिए, मैंने बस ये आपको बताया कि इस रूल से tan x का वैल्यूज वही आएगा जो हमने आपको लिखवाया है। हमने बस u बाई वी के फॉर्मेट में आपको कैसे अप्लाई करेंगे वो अप्लाई करना सिखाया, ठीक है। अब इस पे हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे। ये एक बेसिक एग्जाम्पल था इस स्टेप जो मेरा है रूल 5 उसको समझने के लिए। तो ये जो 5वां रूल है ये समझ में आया क्या? बोलना Yes, पड़ता है। तो ये बस समझाने के लिए हमने tan x लिया जो कि sin x अपॉन cos x की बात करता है, ठीक है। अगला लास्ट रूल, ये हमारा है रूल 6। कभी कभी चीजें डिफिकल्ट कर देता है, बट इसको हम लोग बोलते हैं चेन रूल। आप लोग अगर मैथमेटिक्स वाले बच्चे होंगे तो वो समझेंगे, इसको बोला जाता है फंक्शन ऑफ फंक्शन। फंक्शन ऑफ फंक्शन का क्या मतलब है थोड़ा समझ लीजिएगा। अगर f सपोज कीजिए किसी u का फंक्शन है और फिर u जो है ये किसी x का फंक्शन है, तो ऐसे में डिफ्रेंसिएशन अगर मैं df बाई dx करना चाहूँ तो तरीका होता है df को पहले u के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँ, फिर मैं u को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँ। मतलब df बाई dx इज इक्वल टू df बाई du, अगेन फिर du बाई dx। मतलब अगर कोई चीज़ दो चीज़ों का फंक्शन है तो वहाँ पे ये अप्रोच होता है उसको सॉल्व करने का। जैसे ये बेटर समझेगा, एक एग्जांपल ले लेता हूँ। अगर मैं बोलूँ y इज इक्वल टू ई टू द पावर, ठीक है, साइन x। अब आप बोलेंगे सर इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे होगा? तो समझो, पहले ये एक्सपोनेंशियल है, फिर एक्सपोनेंशियल में क्या है, ये वाला पोर्शन ट्रिगोनोमेट्रिक का है। मतलब मैं बोलूँगा dy बाई डी एक्स अगर करूँ तो मैं करूँगा d बाई डी, सुनना ध्यान से, यहाँ पे e टू द पावर साइन x को मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा साइन x के रिस्पेक्ट में, फिर मैं साइन x को डिफ्रेंशिएट करूँगा x के रिस्पेक्ट में। कैसे समझिएगा, अगर इसको किसी बच्चे ने अपने मन में 2 मिनट के लिए t मान लिया तो आप खुद बताओ y इज इक्वल टू ई टू द पावर t दिखेगा, तो क्या बोलेगा d ऑफ ई टू द पावर t अपॉन डी टी इज नथिंग बट ई टू द पावर t, और ई टू द पावर t कितना हो गया, साइन x। तो ये वाला टर्म मेरा आ गया इनटू, अब साइन x का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, cos x। सो इसका आंसर आया dy अपॉन dx इज ई टू द पावर साइन x इंटू कॉस एक्स। ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं है, ये अलग ऐसा है और ये ऐसा है, ई टू द पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। मतलब हमें समझा कि पहले एक्सपोनेंशियल साइन एक्स का फंक्शन था, फिर साइन एक्स जो था वो एक्स का फंक्शन था। तो ये समझने का तरीका है, इसको हम लोग बोलते हैं चेन रूल। फंक्शंस ऑफ फंक्शन मतलब डायरेक्ट फंक्शन नहीं है, पहले किसी और का फंक्शन है और ये फिर किसी और का फंक्शन है। इस पे बहुत हायर लेवल के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, आपकी मर्जी। जैसे आप ऐसा लिख सकते हो ई टू द पावर साइन
x की जगह पे log ऑफ x की जगह पे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें कितने फंक्शन हो गए मालूम है आपको? एग्जाम्पल दे रहा हूँ। पहले एक्सपोनेंशियल है, फिर साइन का है, फिर लॉग का है, फिर अंडर रूट का है, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का है। मतलब कितना टर्म आएगा? एक्सपोनेंशियल का एक आएगा, साइन का दूसरा आएगा, लॉग का तीसरा आएगा, अंडर रूट का चौथा आएगा और आखिरी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का आएगा। तो मल्टीपल आप दे सकते हो कि एक चीज़ें कितनी भी चीज़ों का हो सकता है फंक्शन। मतलब इसी को हम लोग बोलेंगे चेन रूल, फंक्शंस ऑफ फंक्शन के बेसिस पे कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये टोटल आपके 6 रूल हैं। अगर ये 6 रूल आते हैं तो कोई भी डिफ्रेंसिएशन हम लोग बड़े आराम से कर पाएंगे, कोई बिग डील नहीं होगा। क्या ये 6 डिफ्रेंसिएशन आप लोगों को समझ में आया? जो 6 रूल थे ये समझ में आए सबको? यस सर। ओके, तो क्या किया जाए? इस पे न्यूमेरिकल्स आज ही किए जाएं या कल के लिए छोड़ दिया जाए? कल सब पे वो हम लोग कर लेते हैं, ठीक है? स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आप लोग। आज आपका होमवर्क होगा कि जो 10 आपको फॉर्मूले मैंने लिखवाए हैं वो पूरा का पूरा याद कर लीजिएगा, और याद करने के साथ ही आप क्या करेंगे कि फॉर्मूले याद हो जाएंगे तो ये 6 रूल को देख लीजिएगा। फिर एवरेज जो आपकी चीज़ें बताई, एवरेज रेट ऑफ चेंज और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कल हम लोग डिफ्रेंसिएशन के ऊपर खूब बहुत सारा एग्जाम्पल देखेंगे जिससे हम लोगों का डिफ्रेंसिएशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है? यस सर वो एसएचएम वाला क्वेश्चन का थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। अच्छा, एसएचएम वाला क्वेश्चन का डिस्कशन कर लें, ठीक है? चलो जी, इसके अलावा और कुछ? बाइनोमियल एक्सप्रेशन, ओके 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 ओके, ठीक है। तो मैं इसको आगे बढ़ाऊं? यस सर। ओके ओके, चलिए देखिए, अब यहाँ पे आइए। ये हम लोगों का प्रीवियस लेक्चर के बारे में जो चीजें हैं उसमें क्वेश्चन क्या था, कोई बच्चा बोलेगा? यस, रुक जाओ। क्वेश्चन एसएचएम वाला था ना? एक सेकेंड। पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, हाँ मैं रीड कर रहा हूं, सुन लीजिएगा पहले। पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज गिवन बाय द रिलेशन। अच्छा, एसएचएम वाला क्वेश्चन किसी एक बच्चे से भी बना था या नहीं? ईमानदारी से बताएंगे आप लोग। अच्छा, नहीं बना था। परितोष? ओके, ठीक है बाबू, देखो 8 साइन 70 पाई टी माइनस, यही था ना, 5 पाई अपॉन 6 वेयर x इज इन मीटर एंड t इज इन सेकेंड। फाइंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट, कब कब पूछा था? t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, t इज इक्वल टू 1/2 सेकेंड, t इज इक्वल टू 1/4 सेकेंड। क्वेश्चन यही था। अब आपसे बोला है पोजीशन x निकालना है, तो मैं सिंपल वे में क्या करता, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड वाला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं। t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, x की वैल्यूज आती 8 साइन 70 पाई t, तो t की वैल्यूज कितनी हो जाती है? यहाँ पे पुट कर ले रहा हूं डायरेक्टली 1 माइनस 5 पाई बाई 6। आप खुद से बता दो, इस चीज को सॉल्व कर सकते थे क्या? इसकी वैल्यूज कितनी आएगी? 8 साइन, अब यहां पे मैं बात करूं 70 इंटू 6 कितना हुआ? बता दो कितना? अच्छा, ओके 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 ओके, तो इसमें अगर हम ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यूज कितनी आएगी ये बता सकते हैं? ये वैल्यूज हमारी कितनी आएगी ये बता सकते हैं? अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते थे, ठीक है? आपको ट्रिगोनोमेट्री में कुछ पोर्शन सिखाया था कि अगर साइन में 180 डिग्री प्लस माइनस करो तो चेंज या नो चेंज था? अरे चेंज या नो चेंज था? यस सर। क्या था? चेंज, ठीक है। तो यहां से डायरेक्टली आप वैल्यूज क्या बोल सकते थे इसका? इसकी वैल्यूज कितने के बराबर बोल सकते थे इसको? 70 पाई को, अरे बोलो
तो इसकी वैल्यूज हम लोग 70 पाई टी को, 70 पाई मतलब सिंपल समझो, हम लोग 2 पाई को 180 बोलते हैं क्या? सॉरी, पाई की वैल्यूज 180 होती है यार, 2 पाई की वैल्यूज होती है 360। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि इसको मैं लिखना चाहूँ तो कैसे एक सिंपल चीज़ लिख सकता हूँ, साइन ऑफ, ध्यान देना, 70 पाई को मैं केवल लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है, बाकी से मतलब नहीं है। 70 पाई को लिख सकता हूँ पाई इंटू 7, 0। अब पाई इंटू 7 का मतलब हुआ कि इसके जो भी आएंगे 180 माइनस थीटा का ये टर्म है 5 पाई बाई 6। इसको मैं सिंपली लिख पाऊंगा, साइन में मेरी जो भी वैल्यूज होंगी वो क्या आ जाएंगी, तो डायरेक्टली यहाँ से अगर इस वैल्यूज को निकालना चाह रहे हो तो 180 माइनस थीटा या प्लस थीटा जो होगा उसकी वैल्यूज निकाल लो। तो यहाँ से मैं लिख पाऊंगा साइन ऑफ 5 पाई बाई 6। अब साइन 5 पाई बाई 6 की वैल्यूज कितनी होगी? साइन 5 पाई बाई 6 की वैल्यूज कोई बच्चा बोल देता। इसको मैंने लिखा 8 साइन, पाई का मल्टीपल है तो पाई का मल्टीपल है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली मैं वैल्यूज लिख दूंगा, ये हो जाएगा -5 पाई बाई 6। और अब इसकी वैल्यूज बोल दूंगा साइन ऑफ माइनस थीटा में, ठीक है, माइनस साइन थीटा होता है तो -8 साइन 5 पाई डिवाइड बाई 6। अब 5 पाई बाई 6 की वैल्यूज तो आप कर सकते हो, 5 पाई बाई 6 को अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप कन्वर्ट कर लो किसमें, हम लोग डिग्री में करते हैं। याद करो क्या करते थे, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करते थे, पाई पाई कट जाएगा, 6 से कितनी बार में जाएगा बेटा? 3 बार में, 30, तो 30 इंटू 5 हो गया 150। साइन 150 की वैल्यूज क्या होगी, याद है या भूल चुके हैं आप लोग? ASTC रूल अप्लाई कीजिए, 150 किस क्वाड्रेंट में आ गया? सेकंड क्वाड्रेंट। किसमें आ गया? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में साइन मेरा क्या होगा? सेकंड में साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा, मतलब ठीक है 90 में कितना जोड़ूंगा तो 60, साइन 60 की वैल्यूज कितनी हो गई? 3/2। साइन कितना? पॉजिटिव 3/2, तो -8 इंटू 3/2। यहाँ से वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे क्या? माइनस से कितना हुआ? 12। आंसर आया क्या? साइन 60 की वैल्यू तो √3/2 ना। ओहो, अंदर ही है, कितना आ गया? एक कट हो गया, -4√3 आया। अरे बोलो, कुछ नहीं करना था, टी की वैल्यू 1 पुट करके आपको वैल्यूज निकाल लेने थे, और तो बाकी इसमें कुछ था नहीं। और बताओ, और कोई? तो इसमें कर लोगे क्या डायरेक्टली, या डायरेक्टली एक फॉर्मूला अगर आपको याद होता तो और आसानी से आप लोग कर सकते थे। यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, स्टार मार्क करके लिख देता हूँ, साइन ऑफ 2n पाई प्लस थीटा की वैल्यूज बेटा होती है साइन थीटा, याद करना। अब इसको 2n पाई लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे? 2 पाई इंटू n की वैल्यूज कितना, अगर मैं 35 कर दूं तो मेरा 70 पाई आ जाएगा क्या? अब यहाँ पे ये मेरी वैल्यूज होती हैं, जब n की वैल्यूज यहाँ पे लिख देता हूँ, ये पहला फॉर्मूला। दूसरा, कोसाइन ऑफ 2n पाई प्लस थीटा विल बी इक्वल टू कॉस थीटा। सेम वे में tan ऑफ 2n पाई प्लस थीटा विल बी इक्वल टू tan थीटा। ये क्यों है? क्योंकि वही है, साइन साइन रहा, कॉस कॉस रहा, tan टैन रहा। ये तो मैंने बताया था कि पाई के मल्टीप्लिकेशन में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बशर्ते कि n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 डॉट 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 होनी चाहिए। तो पहले केस में n की वैल्यू 35 है, मतलब मेरे पास नंबर है, ठीक है 35, तो डायरेक्टली इसकी वैल्यूज हो गई कितनी? 8 साइन -5/6, 8 साइन -5 पाई बाई 6, माइनस बाहर मेरा आ जाता है, और यहाँ से डायरेक्टली मैंने बोल दिया क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। अब 5 पाई बाई 6 की वैल्यूज तो आप निकाल सकते हो, ये मुझे मालूम है। अरे यस और नो, ये तो बता दो। यहाँ से डायरेक्टली वैल्यूज पुट करके आपने, चलो अब दूसरा
t इज इक्वल टू 1/2 और 1/4 के लिए भी कर लोगे क्या? यस सर, कर लेंगे। पक्के से? चल, सर पक्के। ओके। तो अब और हाँ, ये पारितोष और क्या पूछ रहा था बेटा? बाइनोमियल में अनुभव क्या नाम है, एक सेकेंड, दो लोगों को प्रॉब्लम थी ना, अनुराग, यस, ओके, दो लोग अनुराग हैं। अच्छा, चलो चलो यहाँ पे, नहीं है सर। अच्छा ठीक है, नाम फर्स्ट नेम तो सेम है। एनीवे, आते हैं इस पे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन में कुछ आप लोगों को जो प्रॉब्लम्स थे उसकी एकदम आसान तरीका है। वो क्या बोलता है सुनिएगा, 1 प्लस एक्स टू द पावर n जो होगा ये बराबर होगा अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस n इंटू एक्स के, इफ x इज लेस देन 1। अगर x 1 से छोटा हो तो आप इस तरीके के एक्सप्रेशन को 1 प्लस एन एक्स के बराबर लिख सकते हैं। बस इतना बोलता है बाइनोमियल, इसके आगे वो कुछ नहीं बोलता। कर पाएंगे क्या? अब एग्जाम्पल आप लोग खुद बना सकते हो। आप इस तरीके का एग्जाम्पल बनाओ कि कुछ भी आपका लास्ट फॉर्मेट ऐसा आना चाहिए। आप बोलोगे ठीक है सर, हाँ बोलिए। एक बार यही वाला एग्जांपल बता दीजिए, 10 प्लस 3x टू पावर 7 10 क्या था? 3x प्लस 3x टू द पावर 7/3। ओके, इसी को ना ये बेटा सुनो, ठीक है, सुनिएगा। मैं इसमें एक काम करना चाह रहा हूं, इस टर्म को थोड़ा बेटर लिख रहा हूं, तोड़ करके समझिएगा। अब यहां पे ये 7/3 ओवरऑल सब पे है, मैंने बोला अंदर में 10 से डिवाइड कर दो, 10 प्लस 3x होल डिवाइड बाई 10। सुनना, अगर इसके ऊपर ये पावर 1 होता तो आप इसमें क्या करते, सिंपली 10 से मल्टीप्लाई कर देते, क्योंकि पावर 1 था। लेकिन जब आपने डिवाइड किया है तो इस ब्रैकेट के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो इस पे भी पावर है 7/3। तो ये 10, जब इससे 10 कैंसिल नहीं होगा, इस पे भी आपको पावर रखना पड़ेगा 7/3। क्या ये बात समझ में आई? अब जब ये बात समझ में आ गई तो मैंने बोला ठीक है, दिस कैन बी रिटेन एज 1 प्लस, अब 10/10 को 1 लिख दिया, प्लस 3/10 इंटू एक्स, इस पे पावर आ गया 7/3 इंटू 10 टू द पावर 7/3। इसको मैंने बोला कि इस पोर्शन को आप बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से यूज कर सकते हो। कैसे? 1 प्लस एक्स, अब ये पूरा टर्म जो है इसको अगर मैं बोलूं तो ये लेस देन 1 होगा, तो 1 प्लस एक्स टू द पावर n, और इसकी जगह पे लिखूंगा 1 प्लस n मेरा है 7/3 इंटू ओवरऑल जो x था वो है 3/10 इंटू एक्स। बट ये इतने वाले पोर्शन के लिए हुआ, रेड वाला पोर्शन एज इट इज मेरा लिख जाएगा 10 टू द पावर 7/3। अब यहाँ पे मैं बोलूँ तो इसको सॉल्व करूँगा, 10 टू द पावर 7/3 इंटू ब्रैकेट वाले पोर्शन को 3 से 3 कट हो गया, तो यहाँ से आप लोगे तो 10, ठीक है, सॉरी ये आ गया। अगर ऐसे करना चाहो आप तो 1 प्लस 7x/10, ये आपकी वैल्यूज आ गई। अब ये वैल्यूज आपकी कैलकुलेट करना आसान है, मतलब वो एक्सप्रेशन की जगह 10 टू द पावर 7/3 प्लस 1 प्लस 7/10 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यूज क्वेश्चन में आपको गिवन होगी कि क्या होगा। तो आराम से इस तरीके के फॉर्म को भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इसी में एग्जाम्पल में और ले लो, सपोज x विल बी इक्वल टू 1, अब x 1 होगा तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 7/3, 1 प्लस 7/10 इज नथिंग बट 0.7 टू द पावर, बस। अब यहाँ पे आपको करना है मतलब 1.7 इंटू 10 टू द पावर 7/3, और ये एक आसान वैल्यूज है। समझा क्या? तो अगर कहीं पे बाइनोमियल का यूज आ जाएगा हम लोग सॉल्व करते करते, तो ये समझ लेंगे कि ठीक है, जैसे हम लोग कुलम्स लॉ वगैरह पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैट में, तो कई क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे बाइनोमियल का यूज आ जाता है, तो हम लोग सिंपली वहाँ पे इस तरीके का फॉर्मेट जहाँ भी दिखेगा उसको रिप्लेस कर देंगे 1 प्लस nx से, तो ये पावर जो था उसका टेंशन खत्म होकर के वो प्रोडक्ट में आ जाता है। ये हम लोगों को आसानी होती है। समझा?
यस सर।